हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बच्चों आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आप सभी बच्चों का इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं खेती की प्रणालियाँ, है ना, या खेती के प्रकार देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है खेती की प्रणालियाँ, जिसमें हम देखेंगे खेती की कौन कौन सी प्रणालियाँ होती है और उनकी परिभाषा है ना, और उनके बारे में और भी जानेंगे, है ना। तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं खेती की प्रणालियों के बारे में। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आपको दिख रही है खेती की प्रणाली में सबसे पहली प्रणाली कौन सी, खेती की प्रणाली में सबसे पहले प्रणाली कौन सी, विविध खेती, है ना। कौन सी, विविध खेती दिख रही है बच्चों आप लोगों को, विविध खेती की खेती। तो विविध खेती क्या होती है बच्चों, देखिए विविध खेती में विविध खेती देखते हैं बच्चों हम लोग। तो विविध खेती में देखते हैं जब फार्म पर अपनाए जाने वाले आय के सभी स्रोतों में से किसी एक स्रोत से फार्म की कुल आय का कितना प्रतिशत, 50% या इससे अधिक नहीं होता है। 50% या इससे अधिक नहीं होता टोटल आय का बच्चों, है ना। टोटल आय का 50%, उनके सारे स्रोत होते हैं जो आय के, उनसे खेती का 50% या इससे अधिक नहीं होता, तो ऐसी खेती को क्या कहते हैं बच्चों, तो ऐसी खेती को हम लोग विविध खेती के रूप में जानते हैं। कौन सी खेती बच्चों, ऐसी खेती को हम लोग विविध खेती के रूप में जानते हैं। हमने क्या बोले बच्चों, ऐसा जब फार्म में, है ना, फार्म में अपनाए जाने वाले सभी स्रोतों, है ना, सभी स्रोतों में से किसी एक स्रोत से फार्म का कुल आय का 50% या इससे अधिक नहीं होता है, तो ऐसी खेती को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग ऐसी खेती को क्या कह रहे थे, विविध खेती कह रहे थे ना। तो इस प्रकार की खेती में क्या होता है, आय के अनेक साधन होते हैं ना, आय के क्या होते हैं, अनेक साधन होते हैं, है ना। इसमें क्या होते हैं, आय के अनेक साधन होते हैं तथा इसके लाभ लाभ भी होते हैं ना, इसके लाभ भी होते हैं बच्चों। जैसे कम करना, जैसे क्या होता है, जोखिम कम करना, अधिक आवश्यकता नहीं होना, है ना। देखिए जैसे जोखिम, लाभ इसका क्या होता है, जोखिम कम करना, है ना। तो हम लोगों ने विविध खेती में क्या देखे बच्चों, सबसे पहले हमने विविध खेती में देखे जब फार्म पर अपनाए जाने वाले स्रोतों में से किसी एक स्रोत से क्या फार्म के कुल आय का 50% या इससे अधिक नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, विविध खेती कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विविध खेती कहते हैं, विविध खेती कहते हैं। आय के अनेक साधन होते हैं, लाभ में इसमें क्या आता है, लाभ में जोखिम कम करना इसका लाभ है, तथा उसके साथ अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति, क्या होता है, अधिक आवश्यकता की पूर्ति, क्या होता है, अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ना। तो विविध खेती को लेके हमने क्या, इसका क्या, पूरे स्रोतों में से किसी एक स्रोत से क्या 50% से, है ना, 50% या इससे अधिक नहीं हो पाता, विविध खेती की बात की है ना। तो विविध खेती समझ में आई बच्चों आप लोगों को। विविध खेती में जो हमने एक्स्ट्रा लिखे हैं वो आप लिख लीजिए, है ना। आय के अनेक साधन होते हैं और जोखिम कम करना होता है इसका उद्देश्य, या लाभ बोल सकते हैं ना, और अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। इसके बाद बात आती बच्चों किसकी, विशिष्ट खेती की बात आती, किसकी बात आती है, विशिष्ट खेती की बात आती बच्चों, है ना। तो विशिष्ट खेती में देखिए बच्चों, यदि फार्म की आय का क्या, यदि फार्म की आय का विभिन्न स्रोतों में से किसी भी एक स्रोत का आय फार्म की कुल आय की 50% या इससे अधिक होती, तब इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट खेती कहते हैं, है ना। विशिष्ट खेती में फार्म में कुल आय का जोखिम बढ़ जाता है, कुल आय का जोखिम कैसा होता है, बढ़ जाता है ना। इसमें क्या होता है, कुल आय का जोखिम बढ़
जाता है ना, बढ़ जाता है। तथा एक बार फिर से देखिए, विशिष्ट खेती क्या बोल रहे थे हम लोग, यह क्या हो रही थी, यदि फार्म की आय के विभिन्न स्रोतों में से किसी भी एक स्रोत की आय फार्म की आय से 50% या इससे अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विशिष्ट खेती कहते हैं ना। एक विविध खेती थी और एक क्या थी, विशिष्ट खेती, है ना, विविध और विशिष्ट खेती कहते हैं। इसमें क्या था, कुल आय का जोखिम क्या होता है, इसमें कुल आय का जोखिम क्या हो रहा था, बढ़ा जा रहा था, है ना। जैसे कि थोक विक्रेता एवं खरीदार, है ना, इसके क्या होते हैं, थोक विक्रेता एवं खरीदार, इसमें आते हैं थोक विक्रेता एवं खरीदार इसमें, है ना। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, पहला क्या देखे, खेती की प्रणाली में विविध खेती देखे, है ना। उसके बाद हमने क्या देखे, विशिष्ट खेती देखे। उसके बाद अब हम क्या देखने वाले हैं, विविध और विशिष्ट में क्या हो रहा था, इसमें 50% अधिक हो रहा था, उसमें 50% या 50% से कम हो रहा था विविध खेती में, है ना। तो आगे देखते बच्चों हम लोग, अब बात आती है मिश्रित खेती की, है ना। तो मिश्रित खेती बच्चों, आप सभी लोगों को पता होगी कि मिश्रित खेती क्या होती है। तो बात करते बच्चों हम लोग किसकी, मिश्रित खेती की बात करते हैं। तो मिश्रित खेती क्या होती है बच्चों, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, एक निश्चित फार्म पर पशुपालन, मछली पालन, है ना, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन तथा मधुमक्खी पालन व फसलें उगाने को क्या कहते हैं हम लोग, उगाना क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है ना, मिश्रित खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित खेती। देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मिश्रित खेती दिख रहा है आपको। मिश्रित खेती क्या कहलाता है, फार्म पर पशुपालन करना, है ना। देखो गाय दूरे है, यहाँ पर गाय दूध मिल रहा है, ये गाय उग रही है ना। क्या कहलाता है, तो किसी फार्म पर मधुमक्खी पालन करना, पशु पालन करना, मुर्गी पालन करना, है ना, या खेती करना, ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती है, हमारी मिश्रित खेती कहलाती है ना, मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत आती है। तो आज के बाद आप लोग भूलोगे क्या, विविध खेती, विशिष्ट खेती और मिश्रित खेती, है ना। तो विविध खेती में क्या हो रहा था, 50% से 50 या सारे स्रोतों से 50% या उससे कम आय आ रही थी, जबकि विशिष्ट खेती में 50% से अधिक आय आ रही थी, है ना। और किसकी बात करते हैं, मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग, पशुपालन के साथ साथ मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और क्या कर रहे हैं, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और फसलों को उगाना ही क्या कहला रहा है, हमारा मिश्रित खेती के अंतर्गत आ रहा है ना। उसके बाद बात आती है बच्चों किसकी, शुष्क खेती की, है ना, ड्राई फार्मिंग। ये पूछता है बच्चों, है ना, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्या, ड्राई फार्मिंग, है ना। ड्राई फार्मिंग की बात करते हैं बच्चों कि ड्राई फार्मिंग क्या होती है, जहां पर या किसी क्षेत्र में कह सकते हैं ना, किसी क्षेत्र में या जहां पर ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है। याद रखना बच्चों, किससे, 750 mm से वार्षिक वर्षा कम होती है, वहां पर विशिष्ट खेती, वहां पर शुष्क खेती अपनाई जाती है। कौन सी, वहां पर कौन सी खेती अपनाई जाती है, शुष्क खेती अपनाई जाती है। तो शुष्क खेती की वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो वार्षिक वर्षा वहां पर कितनी होती है, 750 mm से कम होती है ना। कैसी, 750 mm से कम होती है। सूखे वाले क्षेत्र बोल सकते हैं हम लोग, है ना, जहाँ पानी कम गिरता है, वहां पर क्या होती है, हमारी 750 mm से कम वर्षा होती है, उसको क्या बोलते हैं, शुष्क खेती अपनाई जाती है। वहां उसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों, नमी संरक्षण करना, है ना। शुष्क खेती का उद्देश्य क्या होता है, नमी संरक्षण करना, है ना। शुष्क खेती क्या हो रही थी, जिसमें 750 mm से कम वर्षा हो रही थी। क्या हो रही थी, 750 mm से कम वर्षा हो रही थी, वहां पर हम लोग शुष्क खेती कर रहे थे। तथा शुष्क खेती में उद्देश्य क्या था, नमी को संरक्षण करना हमारा शुष्क खेती का उद्देश्य था। इसके साथ देखिए बच्चों आगे, शुष्क खेती के आगे बच्चों ड्राईलैंड फार्मिंग, है ना। ड्राईलैंड फार्मिंग की बात करते हैं, ड्राईलैंड फार्मिंग की बात करते हैं। तो ड्राईलैंड फार्मिंग क्या है बच्चों, ऐसी खेती जहां वार्षिक औसत वर्षा 750 से 1150
होती है वहां पर ड्राई लैंड फार्मिंग अपनाई जाती है ना। ऐसी क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 से 1150 से अधिक, क्या ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 750 से 1150 होती है वहां पर ड्राई लैंड फार्मिंग अपनाई जाती है। कितनी वर्षा हो रही है ड्राई लैंड फार्मिंग में? 750 से 1150 तक वर्षा हो रही है। वहां पर क्या अपनाते बच्चों? तो वहां पर हम लोग क्या अपना रहे हैं? वहां पर हम लोग क्या अपना रहे हैं? ड्राई लैंड फार्मिंग अपना रहे हैं। तो ड्राई लैंड फार्मिंग के उद्देश्य क्या होता है? नमी व भूमि संरक्षण से होता है। ड्राई लैंड फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य नमी व भूमि संरक्षण से होता है। ड्राई लैंड फार्मिंग की वर्षा कितनी हो रही थी? 750 से कितनी? 1150 हो रही थी। उसके आगे देखते हैं बच्चों हम लोग रेन फेड फार्मिंग की बात करते। कौन सी फार्मिंग? रेन फेड फार्मिंग की बात करते हैं। तो रेन फेड फार्मिंग में देखते हैं बच्चों 1150 से अधिक वर्षा वाले औसत वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? रेन फेड फार्मिंग कहते हैं। जहां पर 1150 से अधिक वर्षा होती है वहां पर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वह रेन फेड फार्मिंग कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जल निकास इसका मुख्य उद्देश्य होगा, है ना। रेनफेड फार्मिंग में हमें जल निकास की आवश्यकता होगी क्योंकि 1150 से अधिक वर्षा होती है, इसीलिए वहां पर इसका इसका उद्देश्य क्या होगा? जल निकास इसका उद्देश्य होगा। इसके बाद बात आती है बच्चों किसकी? अंतरा फसलें या इंटर क्रॉपिंग की बात आती है ना। अंतरा फसलें या इंटरक्रॉपिंग की बात आती है बच्चों। तो अंतरा फसलें क्या होती है? एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति पर एक, देखिए क्या बोल रहा है, एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति पर या एक समान पैटर्न पर दो या दो से अधिक फसलों को साथ उगाना क्या कहलाता है? अंतरा फसलें। अंतरा फसलें अंतरा फसलें के अंतर्गत आ रहा था। अंतरा फसलें क्या होती है? इंटरक्रॉपिंग, एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति पर एक समान पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना क्या कर रहा था? इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत आ रहा था। तो इंटरक्रॉपिंग में आने वाली फसलें या इसके उदाहरण कौन कौन से बच्चों? गेहूं के साथ सरसों लगाना, है ना। गेहूं के साथ सरसों लगाएंगे जिसमें गेहूं की 9 रो रखेंगे और सरसों की 1 रो रखेंगे। कितनी? गेहूं की 9 रो रखेंगे और सरसों की 1 रो रखेंगे, है ना। ये किसके अंतर्गत आएंगी? उन दोनों को एक ही पैटर्न पर एक ही खेत में उगाएंगे, है ना। क्या? जैसा हमने गेहूं को बोया है वैसा ही हम किसे बोएंगे? हम वैसा ही सरसों को बोएंगे। वो किसके अंतर्गत आएगा? एक ही पैटर्न में बो दिए, एक ही खेत में बो दिया, वो किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? अंतरा शस्य या इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत आएगा। तो इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत आने वाला उदाहरण क्या था? गेहूं और सरसों इसके अंतर्गत आने वाला उदाहरण था तथा सरसों और चना को भी इसमें लिया जाता है, जिसमें कि चने और सरसों का अनुपात कितना रखते हैं? 4:1 या 6:1। अब मैम ये 4:1 या 6:1 क्या है, या 9:1 क्या है? तो बच्चों हमारी 9 रो किसकी रहेंगी? गेहूं की रहेंगी। उसमें 1 रो किसकी रहेंगी? सरसों की रहेंगी। जैसे कि ये आपकी फील्ड हो गई, है ना। ये आपकी फील्ड हो गई। इसमें हम लोग कितनी? 9 रो, 1 ये 9 रो किसकी बो दिए बच्चों? हमने गेहूं के बो दिए। ये क्या बो दिए हमने? गेहूं की सोइंग कर दी, है ना। गेहूं की सोइंग कर दिए। ये रो में गेहूं की सोइंग कर दी। अब यहाँ पर हम लोग 1 रो किसकी बोएंगे बच्चों? तो 1 रो हम लोग किसकी बोएंगे? सरसों की बोएंगे। किसको बो दी हमने? सरसों, है ना। किसको बो दिए? सरसों को बो दिए। फिर यहाँ पर हम लोग किसको रखेंगे? फिर गेहूं को रखेंगे, है ना। फिर गेहूं की 9 रो रखेंगे। ऐसे पैटर्न पर हम लोग क्या करेंगे? अपनी क्रॉपिंग करेंगे। ऐसे पैटर्न पर हम लोग क्रॉपिंग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अंतरा शस्य बोलेंगे, जिसमें इसका अनुपात पता चला बच्चों कितना रखेंगे? गेहूं तथा सरसों का अनुपात कितना रखेंगे? 9:1
एक रखेंगे। अगर इसकी जगह हमने चना को लगा दिए तो चने को लगाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ 4 रो किसकी रखेंगे, 4 रो हम लोग चने की रखेंगे। उसी के साथ साथ एक रो किसकी रखेंगे, हम लोग सरसों की रखेंगे, है ना। एक रो सरसों की, फिर 4 रो किसकी, चने की, 4 रो चने की। तो इसका अनुपात 4:1 रखते हैं या 6:1 इसका अनुपात रखते हैं। तो आपको ये समझ में आया ये अनुपात लास्ट में क्यों लिखा है, ये क्या होता है। तो ये ऐसे है ना, एक ही पैटर्न में एक ही खेत में फसलों को बोना, एक ही अंतराल में फसलों को बोना, है ना। तो इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे, गेहूं प्लस सरसों को बोए और चना और सरसों को हम लोग किसमें अंतरा सस्या इंटरक्रॉपिंग में हमने बो दिए, है ना। इसके आगे देखिए बच्चों, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखिए झूम खेती या शिफ्टिंग खेती की बात करते हैं ना। झूम खेती या शिफ्टिंग खेती की बात करते हैं। तो यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है कि बच्चों एकदम ये इधर से पूरा ग्रीन 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 है ना, और इतनी जगह क्या दिख रही है आपको, ब्लैक ब्लैक दिख रही है। तो ये क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग, है ना। इंटरक्रॉपिंग कैसे होती है, सॉरी इंटरक्रॉपिंग नहीं, झूम खेती कैसे होती है, शिफ्टिंग शिफ्टिंग खेती कैसे होती है। तो कुछ आदिवासी लोग जो कि जंगल में निवास करते हैं ना, कुछ आदिवासी लोग क्या करते हैं, जंगल में निवास करते हैं। तो जंगल में निवास करते हैं तो उनको अपना पेट पालने के लिए या पेट भरने के लिए उन्हें भी खेती की जरूरत पड़ेगी ही, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब आप लोगों ने अपने यहाँ भी देखे होंगे, कुछ लोग रोड के किनारे रेलवे स्टेशनों में इधर उधर देखते हैं ना, तो वो शिफ्टिंग कल्चर मतलब शिफ्टिंग मतलब झूम खेती है, शिफ्टिंग खेती नहीं करते हैं ना, उनको ऐसा ले नहीं सकते। परंतु मैं आपको जंगलों की बता रही हूँ, है ना, कि जंगलों में क्या करते हैं, ऐसी आदिवासी कुछ जातियां होती है, वो वहां पर रहती है। तो वहां पर रहती है वो लोग, तो क्या करती है, वहां पर खेती भी स्टार्ट कर देती है। अब जिसके पास जमीन दिखेगी तो वो लोग खेती स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, है ना। तो उन लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, कुछ हिस्सा जंगल का कुछ हिस्सा क्या करते हैं, जितनी जगह में उनको फसल लगाना हो उतना हिस्सा वो लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। उतना हिस्सा काटने के बाद उस स्थान पर क्या करते हैं, बीज बो देते हैं, जो उनको खाना हो, गेहूं खाना हो, मक्का खाना हो, है ना, धान जो भी है उनको खाना हो, उसके लिए जो भी खाना हो, जो वो फसल वो लोग क्या करेंगे, उस कटे हुए हिस्से में बो देंगे, वहां पर खेती करेंगे, है ना। जितने टाइम तक उनको रहना है, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, है ना, जितने टाइम तक रहना है उतने टाइम तक वो लोग क्या करते हैं, वहां रहते हैं और क्या करते हैं, खेती करते हैं। उसके बाद खेती करने के बाद खा लेते हैं वो लोग। खाने के बाद क्या करते हैं, अगर उनको उस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर जाना रहा, उन आदिवासियों को उस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर जाना रहा, तो वो लोग क्या करते हैं, उस एरिया को जला देते हैं ना। क्या करते हैं, उस एरिया को जहां पर उन्होंने खेती किए थे उस एरिया को जला देते। तो वो उस टाइप से हो जाएगा, देखो इतनी जगह उन्होंने काटे अपनी खेती के लिए, उसके बाद उसको क्या कर दिए, उन्होंने जला दिए, उसको जला दिए। वहां से फिर वो शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं मतलब दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं ना। और फिर वहां पर भी यही पैटर्न से क्या करते हैं, उसी जंगल के स्थान पर या दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, यही पैटर्न से क्या करते हैं वो आदिवासी लोग खेती करते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, शिफ्टिंग खेती कहते हैं या झूम खेती के नाम से जानते हैं। तो देखिए झूम खेती क्या होती है, वनों को काट कर एवं जलाकर खेती करना, इसे झूम खेती कहते हैं या इसे बूस फेलो खेती के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसे झूम खेती या इसे बूस फेलो खेती के नाम से भी जानते हैं। तो शिफ्टिंग खेती को क्या बोलते हैं हम लोग, शिफ्टिंग खेती कौन कर रहा है, जंगल में रहने वाली आदिवासी जनजातियां, है ना। जंगल में रहने वाली आदिवासी जनजातियां क्या करती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते, सॉरी शिफ्टिंग खेती करती है। उसमें वो लोग जंगल का कुछ भाग काट के वहां पर खेती करती है। खेती करने के बाद वह वहां बीज बोती है, खा लेती है। उसके बाद उन्हें किसी और जगह पे जाना होता है तो उस जगह को क्या करती है, जला देती, जैसे कि ये दिख रहा है ना। तो उस जगह को जला देती है। उसके बाद वहां दूसरी जगह पर भी जाके वही प्रोसेस करती है कि जाके रहना और पेड़ों को काटना, वहां खेती करना और फिर वहां से निकलने के टाइम उस जगह को जला देना। तो उनका यही रूट चलता रहता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे झूम खेती या शिफ्टिंग खेती कहते हैं, जो किसके द्वारा की जाती है, आदिवासी द्वारा की जाती है। इसे बूस फेलो खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस खेती के नाम से जाना जाता है, बूस फेलो खेती के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको पूछा बूस फेलो खेती का अन्य नाम क्या है, तो झूम खेती या शिफ्टिंग खेती भी झूम खेती का अन्य नाम से जाना जाता है ना। तो झूम खेती समझ में आई बच्चों आप लोगों को।
इसके आगे देखते हैं हम लोग झूम खेती के आगे दियारा खेती, है ना। दियारा खेती देखते हैं, दिख रहा है आपको बच्चों दियारा खेती क्या होंगी। तो ये क्या है, नदी है ना। ये क्या है, नदी है हमारी, है ना। उसके साइड में हमारा क्या है, ये हमारा खेत है ना। ये नदी है, नदी के साइड हमारा क्या है, ये खेत है ना। तो दियारा खेती इसी से रिलेटेड है। देखिए आगे, दियारा खेती क्या होती है, नदी के किनारों एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ हट जाने के बाद की जाने वाली खेती दियारा खेती कहलाती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये नदी है, या ये नदी को छोड़ के आप लोगों के किसी ना किसी बच्चों के खेत के साइड में क्या होंगी, नदी होंगी। तो आप लोगों के यहाँ पर क्या होता है, अगर नदी में बाढ़ आ गई, किसी बार ज़्यादा पानी गिर गया है ना, तो क्या होता है कि जो नदी के किनारे जो खेत होते हैं, तो उनमें वहाँ पर फसल लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। वो क्योंकि नदी के साथ पानी के साथ साथ वो खेत भी डूब जाता है ना, या उसमें भी पानी बहुत अधिक मात्रा में मतलब भरा रहता है। तो वहाँ पर खेती करना मुश्किल होता है। जब तक नहीं खेती कर सकते, जब तक क्या नदी में पानी का बहाव कम ना हो या हमारे खेत से पानी निकले ना। पर हमारे खेत से पानी कब निकलेगा, जब नदी का बहाव कम होगा, है ना। नदी में पानी कम होगा तब वहाँ से पानी निकलेगा। तो वहाँ से पानी निकलने के बाद, है ना, तो हमारे खेतों से पानी, बाढ़ का पानी या बाढ़ग्रस्त पानी निकलने के बाद हम लोग दियारा खेती कर सकते हैं ना। तो दियारा खेती क्या थी बच्चों, नदी थी, नदी के साइड में हमारा खेत था। अगर इस नदी में बाढ़ आ गई, है ना, इस नदी में बाढ़ आ गई या अधिक पानी या अधिक वर्षा हो गई, तो हमारा खेत क्या था, हमारा खेत का एरिया डूबा जा रहा था, है ना। हमारा खेत का एरिया क्या डूबा जा रहा था। अब डूब रहा था तो इसमें हम खेती कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, है ना। करेंगे भी तो बीज उगेंगे क्या, नहीं उगेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग खेती क्या नहीं कर पा रहे थे। फिर ये बाढ़ का पानी निकाल रहे थे, है ना, ये बाढ़ का पानी निकल जा रहा था। या फिर इसी में हम लोग क्या जल निकास की व्यवस्था करके, जब इसका पानी कम हो जाएगा, नदी का पानी कम हो जाएगा, जल निकास की व्यवस्था करके इसका पानी, हमारे खेत का पानी हम कहाँ पर, नदी में डाल देंगे। उसके बाद हम लोग इस खेत में खेती कर सकते। तो हमारी ये खेती क्या कहला रही थी, दियारा खेती कहला रही थी, है ना। नदी के किनारे एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के हटने के बाद की जाने वाली खेती क्या कहला रही थी, हमारी दियारा खेती के अंतर्गत आ रही थी। तो बच्चों दियारा खेती समझ में आई आप लोगों को, है ना। बाढ़ग्रस्त एरिया में बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद की जाने वाली खेती क्या कहला रही थी, हमारी दियारा खेती कहला रही थी, है ना। उसके बाद देखिए, दियारा खेती देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद आती हमारी कौन सी, हमारी टेरा फार्मिंग है, टेरा खेती, है ना। हमारी कौन सी खेती आती है बच्चों, हमारी टेरा खेती आती है ना। तो इसमें क्या होता है टेरा खेती में, यह खेती मंगल ग्रह से संबंधित है ना। यह खेती मंगल ग्रह से संबंधित है। मंगल ग्रह के जैसे वातावरण वो करके उसके बैक्टीरिया तथा जीवाणु से ये खेती की जाती है। क्या यह खेती कैसे की जाती है, यह खेती मंगल ग्रह से संबंधित है तथा उसका वातावरण, जैसा मंगल ग्रह का वातावरण है वैसा वातावरण हम लोग क्या करते हैं, वैसा एनवायरमेंट कर रखते हैं। और वहाँ के जैसे जीवाणु और क्या बैक्टीरिया का से हम लोग क्या करते हैं, यह खेती करते हैं। तो आपको पूछेगा टेरा फार्मिंग किससे संबंधित है, तो टेरा फार्मिंग किससे, मंगल ग्रह से संबंधित है, जिसमें जीवाणु तथा बैक्टीरिया तथा मंगल ग्रह की तरह वातावरण क्या करता है, करते हैं, सेट करते हैं। और हम लोग वैसी खेती करते हैं, कौन सी, मंगल ग्रह वाली टेरा फार्मिंग करते हैं, है ना। तो आप लोगों को टेरा फार्मिंग पता चली कि टेरा फार्मिंग क्या है, मंगल ग्रह की तरह वातावरण तैयार करना। फिर उसके बाद वहाँ के क्या बैक्टीरिया और जीवाणु को लाना, इसमें फिर क्या टेरा फार्मिंग करना, है ना। तो मंगल ग्रह की तरह हम लोग क्या वातावरण तैयार कर रहे थे, फिर उसमें क्या कर रहे थे, मंगल ग्रह की तरह टेरा फार्मिंग कर रहे थे। उसको क्या कहा जा रहा है बच्चों, ये टेरा फार्मिंग कहा जा रहा है। तो आपको याद इतना रखना है कि टेरा फार्मिंग किससे संबंधित है, तो टेरा फार्मिंग मंगल ग्रह से संबंधित है। किससे संबंधित है टेरा फार्मिंग, टेरा फार्मिंग मंगल ग्रह से संबंधित है। इसके बाद देखते बच्चों क्या आती है हमारी
कार्बनिक खेती की बात करते हैं ना। किसकी बात करेंगे हम लोग? कार्बनिक खेती की बात करते हैं ना। तो कार्बनिक खेती में क्या होता है बच्चों? देखिए आप सभी लोगों को पता है ना, कार्बनिक खेती में क्या होता है आप सभी लोगों को पता है, फिर भी देख लीजिए एक बार। कार्बनिक खेती में क्या होता है? उर्वरकों, कीटनाशकों, फफूंदनाशकों और खरपतवार नाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं कार्बनिक खेती में? कीटनाशक, फफूंदनाशक है ना, और किसका? खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं करते। इनकी जगह किसका? वार्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद है ना, इन सब या पत्तों के सड़े गले से बना हुआ खाद, इन सब का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे? कार्बनिक खेती करेंगे है ना। किसी भी प्रकार का उर्वरक हम लोग क्या करेंगे? प्रकार का क्या करेंगे बच्चों? उर्वरक हम लोग इसमें नहीं डालेंगे है ना। किसी प्रकार का उर्वरक हो है ना, पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो, हम लोग क्या करेंगे? नहीं डालेंगे। ये क्या कहलाएगा? हमारा कार्बनिक खेती के अंतर्गत आएगा है ना। तो कार्बनिक खेती क्या है बच्चों? कार्बनिक खेती वह खेती जिसमें उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशकों का प्रयोग न करके कार्बनिक खाद जैसे कि नीली हरी शैवाल हो, या कंपोस्ट खाद हो, या वार्मी कंपोस्ट खाद हो है ना, या ग्रीन ब्लू एल्गी हो है ना, इन सब, या एजोला हो, इन सब का प्रयोग करके क्या करेंगे हम लोग? इन सब का प्रयोग खाद के रूप में करके हम लोग खेती करेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग? कार्बनिक खेती कहेंगे है ना। उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक खेती कहेंगे है ना। तो आप लोग कार्बनिक खेती समझ में आई बच्चों। कार्बनिक खेती के बाद देखते हैं हम लोग सरकारी खेती है ना। कार्बनिक खेती के बाद देखते हैं सरकारी खेती है ना। कार्बनिक खेती के बाद देखिए सरकारी खेती। सरकारी खेती क्या होती बच्चों? ये सरकार द्वारा की जाती है तथा इसमें सरकार के ही कर्मचारी लगे होते हैं। सरकारी खेती क्या होती है? ये सरकार द्वारा ही की जाती है तथा इसके सरकार के ही कर्मचारी लगे होते हैं। तथा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग बच्चों कौन करता है? अनुसंधान संस्थान करते हैं ना, रिसर्च सेंटर वाले करते हैं ना, कि जहाँ पर खोज करना हो उन लोगों को, वहां पर वो लोग क्या करेंगे? सरकारी खेती का उपयोग करेंगे। तो देखते हैं सरकारी खेती। स्वामित्व, भूमि का स्वामित्व कौन होता है? सरकारी होती है। कौन सरकार? राज्य सरकार ही होती है ना। इसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों? तो नई नई तकनीकों का विकास करना है ना। अब नई नई तकनीकों का विकास कौन करता है? तो हमारे साइंटिस्ट ही करते हैं ना। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? नई नई तकनीकों का विकास करते हैं। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? इस खेती पे रिसर्च करते हैं ना। अब वो रिसर्च करते हैं तो फार्मर कौन है? उनको मतलब फार्मर हो या फिर क्या बोलते हैं श्रमिक हो, उनको कौन देगा? सरकार ही देंगी। तो राज्य सरकार ही देंगी उन लोगों को श्रमिक है ना। तो सरकार ही स्वामित्व होता है इस खेती का, तथा सरकार के ही कर्मचारी होते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? नई नई तकनीकों का विकास करना होता है, और विकास करके वो बीज किसको प्रोवाइड करवाना होता है? वो बीज किसान तक हमको देना होता है। कि हमारे ये जैसे कि किसी साइंटिस्ट ने क्या किया है? किसी रिसर्च किया है उस सरकारी खेती पे, रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद उसका रिसर्च सक्सेसफुल हुआ है ना। तो उसने क्या किया? एक फार्मर के पास या फिर किसी उसको बढ़ाने के लिए फार्मर को दिया कि हमने इसको रिसर्च किए है, ये बेस्ट है ना, ये अच्छा गुण का किस्म है, तो आप इसको एक बार लगा के देखिए, इसको ट्राई कीजिए। तो हम लोग वैसे बीज जो क्या करेंगे? हम लोग फार्मर को देंगे। फार्मर को देंगे तो फार्मर लगाएंगे। अगर फार्मर को लगेगा कि नहीं इससे उत्पादन या उत्पादकता अच्छी मिल रही है, तो वो क्या करेगा? उस बीज को अगले साल फिर मंगवाएगा है ना। अगले साल फिर मंगवाएगा, और ऐसे ही लोगों तक वो चीज जाते जाएंगे कि हाँ इसके खेत में अच्छा है, तो ये कौन सा बीज है, कौन सी वैरायटी है। तो ऐसे ही लोगों तक फैलता जाएगा। तो आप लोगों को सरकारी खेती समझ में आई बच्चों। तो सरकारी खेती कौन करता है? उसका स्वामित्व राज्य सरकारी होती है। साइंटिस्ट लोग इसमें खोज करते हैं, या अनुसंधान संस्थाएं इसमें कार्य करती है ना। यह था नई नई तकनीकों का विकास करना होता है, तथा इसे लास्ट में किसे देते हैं? किसानों को ही प्रोवाइड किए जाते हैं बीज है ना। उसके बाद बात आती है बच्चों किसकी?
उसके बाद बात आती है किसकी, एलिलोपैथी की बात आती है, किसकी, एलिलोपैथी की बात आती है ना। तो एलिलोपैथी क्या होती बच्चों, किसी एक फसल के द्वारा छोड़े गए रसायन पदार्थ का दूसरी फसल पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव एलिलोपैथी कहलाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसका उदाहरण देख लेते हैं पहले। सूरजमुखी आगामी फसल के अंकुरण को रोक देती है। इसमें क्या होता है, इसके जो रसायन होते हैं, जो सूरजमुखी के जड़ों से जो रसायन निकलते हैं वो क्या करते हैं, जैसे सूरजमुखी की क्रॉप हमने लगाए, उसके बाद हमने सूरजमुखी को निकाल दी है ना, हो गए सूरजमुखी, उसको निकाल दिए, उसके बाद उसके जड़ों के रसायन क्या होते हैं, मिट्टी में ही रह जाते हैं। और उसकी आगामी फसल या हम लोग कोई और फसल हम लोग लेना है, जिसको जो भी फसल हमको लेना है वो फसल की हमने सोइंग कर दिए। उस फसल की सोइंग करने के बाद क्या होता है, उस फसल का अंकुरण क्या होता है, अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सूरजमुखी के जड़ों के रसायन क्या करते हैं, इसके अंकुरण को रोक देते हैं, है ना। तो उसके अंकुरण को रोक देते, तो ऐसी खेती क्या कहलाती है, हमारी एलिलोपैथी के अंतर्गत आती है ना। किसी एक फसल के द्वारा छोड़े गए रसायन पदार्थों का दूसरी फसल पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव क्या कहलाता है, एलिलोपैथी के अंतर्गत आता है। तो आपको एलिलोपैथी समझ में आया बच्चों, हाँ, एलिलोपैथी क्या होता है समझ में आया। उसके बाद देखते बच्चों कि अभी हमने क्या क्या देखे, है ना। तो अभी हमने फसलों में देखे क्या क्या देखे, तो फसलों में हम लोगों ने सबसे पहले देखे कि खेती के प्रकार या प्रणाली, है ना। तो जिसमें हमने क्या देखे, विविध खेती देखे, विशिष्ट खेती देखे। तो विविध खेती में क्या हो रहा था बच्चों, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग को याद रहेंगी चीजें, है ना। तो विविध खेती में क्या देखे बच्चों, इसमें जब फार्म पर अपनाए जाने वाले आय का स्रोतों में 50% या इससे कम आय क्या हो रही, 50% या कुल आय का 50% इससे अधिक नहीं हो पा रहा था, है ना, 50% से कम हो रहा था, है ना। इसके बाद विशिष्ट खेती देखिए, तो इसमें क्या हो रहा था, किसी स्रोतों का आय फार्म में आय 50% से अधिक हो रही थी। इसके बाद हमने देखे मिश्रित खेती, जिसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन सारी क्रियाएं की जा रही थी। ये हमारी क्या थी, मिश्रित खेती के अंतर्गत आ रही थी, है ना। इसके बाद देखते बच्चों शुष्क खेती की, ड्राई फार्मिंग की बात करते हैं कि ड्राई फार्मिंग क्या होती, तो जिसमें 750 mm से क्या हो रही थी, कम वर्षा हो रही थी। देखो सूखा वाला क्षेत्र भी कह सकते हैं ना, 750 mm से कम वर्षा हो रही थी, उसे क्या बोल रहे थे हम लोग उसे क्या ड्राई फार्मिंग के रूप में जान रहे थे, है ना। उसके बाद आती है ड्राई लैंड फार्मिंग की बात आती, जिसमें 750 से 1150 mm वर्षा हो रही थी, उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, ड्राई लैंड फार्मिंग के रूप में जान रहे थे, है ना। ड्राईलैंड फार्मिंग की वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो ड्राईलैंड फार्मिंग में कितनी होती है, 750 से 1150। इसका उद्देश्य क्या था, नमी व भूमि संरक्षण से इसका उद्देश्य था। इसके बाद बात आती है बच्चों रेनफेड फार्मिंग की, है ना। रेनफेड फार्मिंग में 1150 से अधिक वर्षा हो रही थी। अब 1150 से अधिक वर्षा होगी तो पानी तो अधिक होगा ही ना बच्चों, तो जहां पर बाढ़ वाला एरिया बोल सकते हैं ना, तो वहां पर हमारा उद्देश्य क्या था, जल निकास करना। क्या उद्देश्य था, जल निकास करना हमारा उद्देश्य था। उसी के साथ साथ हमने देखे अंतरा फसलें, है ना। अंतरा फसल में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित पंक्ति पर एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति पर क्या कर रहे थे हम लोग, एक निश्चित पंक्ति पर एक समान पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को लगाना हमारा अंतरा फसल के अंतर्गत आ रहा था, जिसमें गेहूं के साथ सरसों लगा रहे थे और चना के साथ भी सरसों को लगा रहे थे। इसका अनुपात देखे थे बच्चों हमने। इसके बाद झूम खेती, है ना। तो बच्चों बताइए झूम खेती कौन करता है, आंसर दीजिए फटाफट कमेंट में कि झूम खेती कौन कर रहे थे। झूम खेती कौन कर रही थी, आदिवासी जनजातियां। कौन कर रहे थे, आदिवासी जनजातियां कर रहे थे, जो कि जंगलों में बिलोंग करती थी। वो लोग क्या कर रहे थे, झूम खेती कर रहे थे, है ना। झूम खेती कौन कर रहा था बच्चों, आदिवासी जनजातियां जो जंगलों में बिलोंग कर रही थी, वो क्या कर रही थी, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों का कुछ हिस्सा काट रही थी। उस हिस्से पर काटने के बाद पेड़ों को काट के वहां पर खेती कर रही थी, और खेती करने के बाद उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, उनको वो जगह छोड़ के जानी है, तो उस जगह को क्या कर रही थी, जला दे रही थी, है ना। उस जगह को जला दे रही थी और वहां से निकल जा रही थी, और
उसके बाद जहाँ पर वो अगली बार रहने वाले हैं, दूसरे जंगल के दूसरे हिस्से में बोल सकते हैं, तो उस हिस्से में भी वह यही काम करते जा रही थी, है ना। तो ऐसी फसल क्या कहलाती है? झूम खेती, या जिसको बूस फेलो खेती के नाम से भी जानते हैं। दियारा खेती क्या कहला रही थी बच्चों हमारी? तो दियारा खेती वह कहला रही थी जिसमें हम लोग नदी के किनारे क्या कर रहे थे? नदी के किनारे बाढ़ग्रस्त एरियाओं में क्या हो रहा था? पानी जमा हो रहा था। उसका पानी निकलने के बाद, वो पानी निकलने के बाद हम लोग वहां पर खेती कर रहे थे, उसे क्या बोल रहे थे? दियारा खेती के अंतर्गत आने वाली खेती थी, है ना। टेरा फार्मिंग की बात करते हैं, तो टेरा फार्मिंग में हम लोगों ने क्या देखे थे? मंगल ग्रह की तरह उसका वातावरण हो रहा था, या मंगल ग्रह की तरह वातावरण सेट कर रहे थे हम लोग, है ना। उसके जीवाणु तथा बैक्टीरिया वैसे ला रहे थे। उसके बाद कार्बनिक खेती की बात करते हैं, तो कार्बनिक खेती में हम लोग किसका? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड तथा हर्बिसाइड का यूज नहीं कर रहे थे। इनकी जगह हम लोग वार्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, नीली हरी शैवाल, है ना, और क्या एजोला का प्रयोग कर रहे थे, है ना। कार्बनिक खादों का प्रयोग करके हम लोग क्या कर रहे थे? खेती कर रहे थे। वो हमारी क्या कहला रही थी? कार्बनिक खेती कहला रही थी, है ना। और इसके बाद आती है सरकारी खेती, जिसमें अनुसंधान और सरकारी कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा की जा रही थी। ये सरकारी खेती के अंतर्गत आ रही थी। इसी के साथ साथ एलिलोपैथी की बात करते हैं, तो एलिलोपैथी क्या होती बच्चों? किसी एक फसल द्वारा छोड़े गए रसायन पदार्थ दूसरी फसल में पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को एलिलोपैथी कहते हैं। तो एलिलोपैथी का उदाहरण क्या था? सूरजमुखी आगामी फसल के अंकुरण को क्या करती है? रोक देती है। तो बच्चों आज हमारी किसकी क्रॉप थी? आज हमारी खेती के प्रकार एवं प्रणाली की क्लास थी बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको क्लास समझ में आई होंगी बच्चों। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।